नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जीके पर। मैं आपके लिए आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं 100 वन लाइनर प्रश्न। और ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो जीके सेक्शन में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो रोज इसी प्रकार वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं 100 क्वेश्चन और ये प्रश्न हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो इसे हम अक्षांश के नाम से जानते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छे तरीके से पूछा गया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होती है? तो धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर अक्षांश वृत्त में बांटती है? जो कहां से होकर जाती है? तो यह मालागासी से होकर जाती है, जो पृथ्वी को दो बराबर अक्षांश वृत्त में बांटती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो वह काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहां से होकर गुजरता है? तो यह मालागासी से होकर गुजरता है। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उस रेखा को देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो 4 मिनट का समय अंतराल होता है। किस अक्षांश पर रात और दिन समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर रात और दिन समान होते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहां पर होती है? तो विषुवत रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी होती है। विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? तो विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती हैं। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है यह ग्रीनविच से होकर गुजरती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो विश्व का नगर सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। देशांतर रेखाएं किस दिशा की ओर खींची जाती हैं? तो देशांतर रेखाएं जो हैं उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर खींची जाती हैं। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी जो है वह बढ़ती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? तो समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का मुख्य कारण एल्यूशियन द्वीप समूह का उपस्थित होना है। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बज रहे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? तो भारत का मानक समय 5:30 होगा। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो भारत का मानक समय नैनी जो कि इलाहाबाद के निकट है उस स्थान से लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच मानक समय में कितना अंतर है? तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होता है? तो भारत सबसे पूर्वी और पश्चिमी स्थानों में 4 बार विचलन होता है। पृथ्वी के दो स्थानों की स्थिति की अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर होगा। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच स्थित है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच में कितना अंतर होता है? तो यह 4 मिनट का अंतर होता है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने पर अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? तो यह 1 दिन आगे कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? तो आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क वह पुर्तगाली था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो पुर्तगाल ने सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो सर टॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी।
गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा हुआ था? तो पुर्तगालियों के द्वारा उपनिवेशीकरण हुआ था। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? तो जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम क्या था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि पेरिस की संधि थी, जिससे यह समाप्त हुआ था। वास्को डी गामा के कालीकट उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट पर स्वागत जामोरिन ने किया था, कालीकट के राजा थे जो। ब्रिटिश के साथ बेसन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने की थी। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति अपनाई थी। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो कार्नेलिस डहस्तमान भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? तो 1639 में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना था? तो 1742 में यह भारत का फ्रेंच गवर्नर बना था। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। आगरा और सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ फिच आगरा और सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहां स्थापित की थी? तो मूसलीपट्टनम में स्थापित की थी। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो मुंबई द्वीप पर निर्मित नगर है। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहां पर खोली? तो कोची नामक स्थान पर पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री अपनी कहां पर लगाई? माफ करिएगा, कब लगाई? तो 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? तो पुर्तगालियों ने मुद्रण मशीन की पहले स्थापना की थी। इंटरपोलर्स कौन थे? तो अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे इंटरपोलर्स कहलाते थे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो अकबर उस समय भारत का बादशाह था। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? तो 1954 में फ्रांस की सरकार ने फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत को सौंप दिया था। वांडी वाश का युद्ध कब हुआ था? तो वांडी वाश का युद्ध 1760 में हुआ था। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो 1635 में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किए थे। अवध के स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन थे? तो शादत खान बुरहान उल मुल्क अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था? तो राजा शिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत दिया था। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली के जनक थे। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनन ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रणजीत सिंह सुरचकिया मिसल से संबंधित थे। अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किसने की थी? तो मीर कासिम ने मुंगेर स्थान पर अपनी राजधानी जो है स्थापित कर ली थी। बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, दिल्ली का शासक कौन था उस समय? तो शाह आलम द्वितीय दिल्ली का शासक था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। डिंडीगुल क्या है? तो तमिलनाडु के एक शहर का नाम है डिंडीगुल। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? तो डफरिन के समय में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? तो बंदा बहादुर ने लोहगढ़ नामक किला बनवाया था। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो फर्रुखसियार के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। 10 मिनट में 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आगे भी सीरीज़ इसी प्रकार से चलेगी अलग अलग टॉपिक पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसा लगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।